अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी सेहत याबी के लिए दुआएं की। अल्लाह पाक आप तमाम को इसका बहुत अजर अता फ़रमाए। आज के नफ़्सा नफ़सी के दौर में ये बहुत कीमती रिश्ता है कि कोई अपने बहन भाई के लिए सिदके दिल से दुआ कर दे। अल्लाह पाक से आज जाना दुआ है मेरी कि वो आप सबके नसीब अच्छे फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ और कोशिश करूँगा कि ये जो 2 दिन का नागा दरमियान में आया है तो इसको पूरा कर सकूँ। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। फंक्शन अपने पूरे अरूज पर था। सब लोग रस्म और हंसी मजाक करने में मगन थे। एक तरफ खड़े अरहम और रानी भी खामोशी से इस खुशियों भरे माहौल को देख रहे थे। वो दोनों ही एक खामोश कोने के मकीन बने हुए थे। सब रस्म कर रहे थे और रानी इंतजार में थी कब सब लोग रस्म करें और वो भी जाकर अपने दिल का अरमान पूरा करें। भले अब उन्हें ये मालूम हो कि नूर उनकी बेटी नहीं है, मगर रानी ने तो उसे हमेशा से अपनी बेटी माना था और आज भी वो दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आई थी। और जब से नूर के चेहरे पर मुस्कान देखी थी तब से उनके दिल की गहराइयों में भी सुकून उतर आया था। वो खुश थी। भला उससे ज्यादा उनकी और क्या ख्वाहिश थी। अभी भी वो यही सोच रही थी। अब जबकि नूर इतनी खुश है तो वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बस नूर खुश है यही बहुत था। बार बार यहाँ आकर वो नूर की जिंदगी में बिला वजह परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती थी, बल्कि अब तो वो दिल से दुआ गो थी कि नूर को उसके हकीकी माँ बाप मिल जाएं। यही सोचते हुए उनकी आंखों के गोशों में नमी घुल गई। अरहम बखूबी उनके जज्बात को समझता था। उसकी माँ नूर से किस कदर मोहब्बत करती है ये बात किसी तौर इससे छुपी ना थी। आप दोनों यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? किर्रत ने मुस्कुरा कर इन दोनों की जानिब देखा तो बदले में वो भी फीका सा मुस्कुराया। नहीं किर्रत, वो हम बस देख रहे थे कि नूर खुश है। मैंने बेटी समझा है इसे हमेशा। रहा नहीं गया तो मैं आ गई। आंखों में नमी लिए वो बेबसी से गोया हुई। किर्रत उनके जज्बात समझ रही थी। तभी रानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं समझ सकती हूँ, मगर आपको इस तरह गैरों की तरह एक तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें और जाकर रस्म में हिस्सा लें। बल्कि आपको सबसे पहले आगे आना चाहिए। भले नूर को आपने जन्म नहीं दिया, मगर आज तक इसे पाल पोस कर आपने बड़ा किया है। इसे जमाने की सर्दो गर्म से बचाया है। तो क्या हुआ जो वो आपकी बेटी नहीं है? रिश्ते खून से ज्यादा एहसास के होते हैं। ये चीज तुम असवद और सलीम को देखकर अंदाजा लगा सकती हो। इन दोनों के दरमियान कोई खूनी रिश्ता नहीं है, फिर भी वो दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। बात सब एहसास की होती है, मोहब्बत की होती है, वरना तो बाज औकात खून के रिश्ते भी दगाबाज निकल जाते हैं। चलें, आप दोनों आए मेरे साथ। काश मुझे पहले पता होता आप आ गए हैं, मैं पहले आप दोनों से ही रस्म करवाती। किर्रत की बातें आज उस पर कम से कम ये बात वाजे कर गई थी कि आखिर आज से 23 साल पहले असवद मलक ने उसके ऊपर किर्रत को क्यों तरजीह दी थी। बेशक वही असवद मलक की मोहब्बत के लायक थी। उनके बेटे ने किर्रत की बेटी के साथ इतना बुरा करने की कोशिश की, फिर भी जबकि अब सब पर वाजे हो गया था कि वो सब नूर के कुछ नहीं लगते, फिर भी वो उसके एहसासात को समझ रही थी। अरे सोच क्या रहे हैं आप दोनों? वो दोनों ही किर्रत की आवाज पर एक बार फिर चौंके। नहीं, कुछ नहीं, चले मैं नूर से मिल लेती हूँ। वो एक बार फिर मुस्कुराई। माँ, रानी को अपनी तरफ आता देखकर उसके लब फड़फड़ाए, मगर अरसल के हाथ में अपना हाथ महसूस करके उसने इल्तिजाइया नजरों से उसकी तरफ देखा। प्लीज। बेबसी से वो बस इतना ही बोल पाई, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों में हैरत और लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई जब अरसल ने नरमी से पलकें झपका कर आस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। माँ, वो पूरी तरह से अपनी माँ की तरफ मतवज्जे हुई, मगर उसके झूला उतरने से पहले ही रानी ने अपने और उसके दरमियान का फासला अबूर किया। बैठी रहो बेटा। उन्होंने शफकत से नूर के सर पर हाथ रखा और आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया। अरहम ने भी आगे बढ़कर उसके गाल खींचे। खुश हो रोंदू लड़की? अरहम के मजाक पर वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि आंखों में यकायक नमी उतर आई थी। अरसल ने भी हैरानगी से अरहम की तरफ देखा। आज वो उसे बददिमाग अरहम मलक कहीं से नहीं लग रहा था। रानी और नूर को एक साथ देखकर मिशी की आंखों में भी नमी फैल गई। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो इस मौका पर वो ऐसे ही उसे प्यार करती। मिशी की आंखों का मरकज नूर
और उसकी माँ देखकर चांद ने गहरा सांस खारिज किया। मिशी, चांद की सरगोशी पर वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसने मिशी को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर माँ की कमी कोई तसल्ली पूरा नहीं कर सकती। फिर भी वो खामोशी से असबात में सर हिलाकर नजरें झुका गई। किसी और ने मिशी का धुआं धुआं होता चेहरा देखा हो या ना हो, मगर किर्रत ने यह मंजर बखूबी नोट किया। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ये बात उसे चांद से मालूम हुई थी, मगर उसकी शादी एक गलत फहमी के जेर असर हुई और आज उसकी खुशियों में उसका कोई अपना उसके साथ मौजूद न था। एक पल के लिए किर्रत के दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया, मगर अगले ही पल वो हतमी फैसले पर पहुंचकर असवद की तरफ बढ़ी। अरहम और रानी को नूर के पास देखकर मुस्तफ़ा के दिमाग की रगें तन गई। हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की यहाँ आने की? सारी जिंदगी इन लोगों की वजह से उसकी बहन उससे दूर रही थी और यहाँ आकर वो दोनों क्या साबित करना चाहते थे कि इन दोनों को नूर की बहुत फिक्र है। गुस्से से मुट्ठियां बेंचकर उससे पहले कि वो खड़ा होकर इन लोगों की सिमत बढ़ता, अचानक कंधे पर किसी हाथ का दबाव महसूस करके वो हैरत से पीछे मुड़ा। अपने पीछे असवद मलक को खड़े देखकर उसे हैरत हुई, मगर गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आंखों से अभी भी शरारे फूट रहे थे। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो दामाद जी। जानता हूं तुम्हारी बहन तुमसे बहुत अरसा तक दूर रही है, मगर इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं था। जो भी किया वो मेरी फुप्पो और उनके दामाद ने किया था। इन दोनों को तो आज तक कुछ मालूम न था। आज तक रानी के लिए नूर उसकी बेटी और अरहम के लिए उसकी बहन थी। जरा गौर करो इन दोनों पर। कोई गलत मकसद लेकर यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारी बहन की खुशियों में शरीक होने और उसे दुआएं देने आए हैं। असवद मलक के समझाने पर उसका गुस्सा कुछ कम हुआ और वो मुंह बनाकर खामोशी से दोबारा झूले पर बैठ गया। रूप जो उसके इस तरह एक झटके से खड़े होने पर हैरान हुई थी, दोबारा वहीं विराजमान होने पर बुरा सा मुंह बनाया, जबकि असवद को मुस्तफ़ा का इस तरह उसकी बात को समझकर खामोशी से वापस बैठ जाना अच्छा लगा। असवद, इधर आए जरा। किर्रत की पुकार पर उसने रूप और मुस्तफ़ा से नजरें हटाकर सारी तवज्जो किर्रत की जानिब मबजूल की। हाथ दो। किर्रत ने मिशी के पास आकर बड़े मसरूफ से अंदाज में उसे मुखातिब किया। हाथ दो। उसे हैरान देखकर किर्रत ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। चांद के खसकने का इशारा देकर वो खुद भी मिशी के बराबर आ बैठी और उसकी कलाई में काले रंग का धागा बांधने लगी। ये मैंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था ताकि इनको कोई नजर ना लगे। अब तुम सोचोगी मेरी तो बस एक ही बेटी है रूप, मगर नहीं, तारा भी मेरी बेटी है और अब नूर भी। वैसे तो हमारी ख्वाहिश थी कि खुदा हमें अपनी एक और बेटी से नवाजे, मगर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब खुदा ने हमें कोई बेटी नहीं दी तो क्या हुआ? देखो आज कितनी प्यारी और मनमोनी सी बेटी से नवाजा है। उसने मोहब्बत से मिशी की ठोड़ी को छुआ। मैं और असवद ने तुम्हें अपनी बेटी बनाने का उसी दिन सोच लिया था कि हम तुम्हें अपनी बेटी बना लेते हैं जब तुम हमारे घर आती थी, और चांद ने अपने और तुम्हारे निकाह की सारी हकीकत मेरे सामने रखी थी, मगर ये सब बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मैं धड़ल्ले से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें मंजूर हो या ना हो, मगर हम तुम्हें अपनी बेटी बनाते हैं और तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। जानती हूँ हम में से कोई भी तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगी। आज से जैसी मेरे लिए रूप है वैसे तुम भी हो बेटा। बोलते बोलते किर्रत के खुद का लहजा भी गिलो गेज हो गया। भला माँ के होने का दर्द उससे बेहतर कौन समझ सकता था। अच्छा चलो बताओ, बनोगी मेरी बेटी? उसने आस भरी नजरों से मिशी की तरफ देखा, जो ना जाने कब से खामोश आंसू बहा रही थी। किर्रत के देखने पर झट से इस बात में जोर जोर से सर हिलाया। चलो फिर रोना बंद करो। अब मैं अपनी बेटी की आंखों में एक भी आंसू न देखूं। रूप को देखो जरा, वो रोती नहीं बल्कि दूसरों को रुलाती है। मिशी के आंसू पहुंचकर किर्रत ने आंखों के इशारे से उसकी तवज्जो रूप की तरफ मबजूल करवाई, जो किसी की परवाह न करते हुए मेहमानों के साथ साथ मुस्तफ़ा से भी उलझने में मसरूफ थी। रूप का ये अंदाज जहां किर्रत को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, वहीं मिशी की भी हंसी छूट गई। मैं ये सब साफ करके आती हूँ। गर्दन, बाजुओं, चेहरे पर उपटन ही उपटन लगा देखकर उसे कब से उलझन हो रही थी। तभी जब तकरीबन सभी लोग रस्म कर चुके, वो चांद से एक्सक्यूज करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चांद को तो शायद इसी मौका की तलाश थी। आंख बचाकर वो भी वहां से खिसका। सब लोग खाने और गपशप में मगन थे।
रूप भी उसे नाक चढ़ाती नूर को लेकर अपनी कजन्स और दोस्तों की तरफ बढ़ गई। मौका गनीमत था। यही वक्त था जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। यही सोचकर उसने वहां से खामोशी से निकल जाना ही बेहतर समझा और शायद आराम से वहां से निकलने में कामयाब भी हो जाता अगर असवद मलक दरमियान में ही उसका रास्ता न रोकता। कहाँ जा रहे हो? उसका तफ्तीशाना अंदाज देखकर मुस्तफा ने 2 उंगलियों से अपनी पेशानी मसली। आखिर ये सुसर चाहता क्या था? दिल ने झुंझला कर कानों में सरगोशी की। वो सुसर जी, मुझे थोड़ी देर पहले ऑफिस से एक जरूरी कॉल आई थी, वहीं जाना है मुझे। ज्यादा देर का काम नहीं है, बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप सारे मेहमानों को निपटाएं, उन्हें अच्छे से खाना वाना खिलाकर रुखसत करें। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाकर उसने अपने ससुर को मुतमईन करने की पूरी कोशिश की और शायद वो आधे से ज्यादा कामयाब भी हो गया था। जब भी असवद ने एक तरफ हटकर आंखों के इशारे से उसे जाने का इशारा दिया, जिसे समझते ही वो एक बार फिर असवद की तरफ मुस्कुराहट उछालता आगे बढ़ गया। उसके जाते ही असवद ने दोनों बाजू सीने पर बांधे। वाह, मेरे दामाद के लहजे में आज इस कदर मिठास घुली थी और स्माइल पर स्माइल भी दे रहा था। ये दोनों चीजें वो मेरी इज्जत में करके गया या फिर बात कुछ और थी। आखिर में असवद की जासूसी आत्मा ने एक बार फिर करवट ली। ओ गॉड! एक अकेले कोने में बैठकर उसने अब्बासी ली। ये उसके सोने का वक्त था और सब लोग रस्म करके अब खुश गप्पियों में मसरूफ थे। रूप और नूर एक तरफ बैठे बार बार उसे अपने पास बुला चुके थे, मगर उसे इस वक्त जोरों शोर से नींद आ रही थी। तभी वो खामोशी से एक कोने की तरफ बढ़ गई। लॉन में बेंच देखकर वो खामोशी से उस पर जा बैठी। वो हमेशा से अपनी माँ के साथ सोती थी, या फिर जब वो मलक हाउस आती थी तब वो रूप के साथ सोती थी, क्योंकि वो हमेशा से रूप की तरह बनना चाहती थी। मगर आज उसकी माँ भी कामों में गहरी थी, जबकि रूप को उसकी सहेलियां और बाकी मेहमानों ने घेरा था। इन दोनों के सिवा उसे नींद नहीं आती थी। जब वो सोने जाएंगी तो उन्हें भी साथ ले जाएंगी। यही सोचकर वो एक तन्हा कोने की तरफ बैठ गई, मगर जाने से पहले उसने रूप को इशारे से बता दिया था कि वो इस तरफ जा रही है। रूप ने इस बात में सर हिलाकर उसे आराम से वहां जाने का इशारा दिया। खुद से सारा उपटन साफ करके तौलिए से हाथ मुंह साफ करते हुए वो सादा से काटन के शलवार कमीज में मलबूस होकर अब खुद को काफी हद तक पुरसकून महसूस कर रही थी। चेयर की पुश्त पर टॉवल फैलाकर जैसे ही वो अपने बेड की तरफ बढ़ी, सामने ही चांद को अपने बेड पर सुकून से लेटा देखकर उसे हैरत हुई। मगर ये हैरत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। उसने बताया था उसका बचपन इस घर में गुजरा है, कहीं भी आना जाना उसके लिए बड़ी बात नहीं। क्यों आए हैं आप यहाँ? ड्रेसिंग टेबल से लोशन उठाकर हाथों से मसलते हुए उसने अनजान बनकर सवाल किया। तारीफ करने आया हूँ तुम्हारी। तो फिर देर किस बात की, करो तारीफ। वो हल्का सा मुस्कुराई। पास आओ, इतनी दूर से भला कैसे तारीफ करूं? अच्छा जी, इतनी कमजोर नजरें हैं आपकी। मिशी ने झट बात पकड़ी। सिर्फ नजर ही नहीं, दिल भी आजकल काफी कमजोर हो रहा है। तुम पास आओ तो आंखों को रोशनी और बेचैन दिल को करार मिले। वो भी पूरे मूड में था। अच्छा जी, मैं आपकी आंखों की रोशनी और दिल के करार का इंतजाम करूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो अब बाकायदा सौदेबाजी पर उतर आई। इससे बहस करना मिशी को अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, बिजनेस? चांद ने अब्रू उचकाई। हाँ तो, एक मैनेजर से बिजनेस की बात ना की जाए तो फिर क्या बात की जाए? उसने बहस को और तोल दी। ये मैनेजर तुम्हारा 100% का शौहर भी है, सो इससे तुम बिजनेस के सिवा मोहब्बत की बातें भी कर सकती हो। और अगर लाजमन बिजनेस ही करना है तो मोहब्बत का बिजनेस करो। मोहब्बत का बिजनेस? अब के वो चौंक उठी। हाँ, मोहब्बत का बिजनेस। चांद का वही अंदाज पुरसकून अंदाज था। कैसे? अब के बाहर उसे तजस्सुस जागा। ऐसे तो मैं तुम्हें मोहब्बत का बिजनेस नहीं सिखा सकता। यहाँ मेरे पास आओ तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसने लापरवाह ना अंदाज अपनाया। लब दबाकर वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ी। चांद ने भी दोनों बाहें फैलाकर उसे अपने आगोश में आने का इशारा दिया, जिसे देखकर एक पल के लिए उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। शर्माओ मत, आ जाओ, तुम्हें मोहब्बत का बिजनेस सिखाने के साथ साथ तुम्हारी तारीफ भी करूंगा। उसका शरारत भरा अंदाज देखकर मिशी ने मुंह बनाया, मगर चांद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पहलू में गिराया। इससे पहले कि वो सुलगते जज्बात लिए मिशी पर झुककर कोई शरारत करता, बाहर से अपने नाम की धाड़ती आवाज पर वो बुरी तरह चौंका। हैरत से खड़े होकर वो बिना मिशी की तरफ देखे बाहर की सिमत बढ़ा, जबकि उसे
परेशान देखकर मिशी ने भी उसके ताकुब में कदम बढ़ाए। मोबाइल पर मैसेज देखकर उसने गहरा सांस खारिज किया। मुस्तफ़ा अपने काम पर निकल चुका है, अब उसकी वापसी किसी की मौत के साथ होगी। मगर वो मौत किसकी होगी, इस बात से वो खुद भी इतना ही अनजान था जितने बाकी सारी दुनिया। सुबह की खबर के साथ ही उस आदमी की पहचान सबके सामने आएगी। मुस्तफ़ा के काम खत्म करके आने तक वो इस घर के हर फर्द पर नजर रखेगा। और अब तो ये चीज और भी ज्यादा जरूरी हो गई थी जब वो अच्छे तरीके से जानता था कि खतरा उसी छोटी सी बच्ची पर मंडला रहा है। मगर ये लड़की कहाँ थी? अभी थोड़ी देर पहले तो सबके साथ हॉल में मौजूद थी। कहाँ गई, कहाँ गई? पल भर में ही उसे शदीद परेशानी ने आन घेरा। बेचैनी से उसकी मुतलाशी नजरें तारा को ढूंढने में लगी थीं, मगर वो ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। अगर उसके होते कोई इस घर की बच्ची को ले जाए तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। खुशियों भरे घर में मातम का माहौल छा जाएगा। चॉकलेट? गार्डन में पहुंचकर जैसे ही वो बेंच की तरफ बढ़ी, सामने ही चॉकलेट देखकर वो खुशी से चहक उठी। झट से आगे बढ़कर बिना सोचे समझे उसने रैपर उतारा और चॉकलेट मुंह में रखी। मगर जैसे जैसे चॉकलेट का जायका मुंह में घुल रहा था, उसे अजीब लग रहा था। इस चॉकलेट का जायका बाकी चॉकलेट से थोड़ा अलग था। छी, कितना अजीब टेस्ट था इस चॉकलेट का। ये कौन लेकर आया चॉकलेट? अगर चॉकलेट लानी थी तो अच्छी चॉकलेट लाता। ये कैसी चॉकलेट है, दवाई जैसी। मुंह बनाकर वो बाकी चॉकलेट्स को तो उथल पुथल करके देखने लगी। अचानक सर और आंखें भारी होने लगी। हथेली से आंखें मसलकर उसने खुद पर नींद का खुमार चढ़ने से रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर नशीली चॉकलेट का असर हो चुका था। एक हाथ में पकड़ा चॉकलेट का डिब्बा छूटकर गिरने के साथ सारी चॉकलेट जमीन पर बिखर गईं। दूसरे ही लम्हे वो खुद भी कट्टी डाल की तरह जमीन पर ढह गई। सतून के पीछे से एक साया निकलकर शैतानी हंसी हंसा। अब भाई ना चिड़िया पिंजरे। तेजी से एक बड़ी चटाई में तारा के वजूद को लपेटकर उसने चटाई समेत तारा को कंधे पर डाला और तेजी से बाहर की सिमत बढ़ा। मगर इससे पहले कि वो बाहर जाता, एहसन की तेज आवाज ने उसके कदम रोके। अभी से ये चटाइयां कहाँ लेकर जा रहे हो? उसका अंदाज तफ्तीशी था। वो साहब, कल मेहंदी है तो मेहंदी के फंक्शन की दोबारा से डेकोरेशन की जाएगी, जिनमें ये चटाइयां काम नहीं आएंगी, इसीलिए इनको वापस लेकर जा रहा हूँ। इस आदमी को घबराहट हो रही थी, मगर फिर भी उसने अपना एतमाद बहाल रखा। अगर इस वक्त वो घबरा जाता तो उसकी मौत पक्की थी। ठीक है, ले जाओ। लब भींचकर उसने इस आदमी को इजाजत दी। एक बार फिर उसने बेचैनी से चारों इतराफ में तारा की तलाश जारी रखी। सारा मलक हाउस छान मारा था, अब बस यही लॉन बाकी रह गया था। यहाँ भी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अपने बाई तरफ घास में उसे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ तो वो यूं ही बिला इरादा उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, घास में बिखरी चॉकलेट्स देखकर उससे हैरत का शदीद झटका लगा। पास ही येलो रंग की चंद चूड़ियां भी टूटकर बिखरी थीं। शायद जब वो बेहोश होकर यहाँ गिरी थी तब ये चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गई होंगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अब उसे सब कुछ साफ समझ आ रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका शक सीधा उस चटाई उठाकर बाहर जाते आदमी की तरफ गया। ओए रुक! शदीद तैश में वो वहीं से मुंह के बल धाड़ा। एहसन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उस आदमी ने तेजी से चटाई में लिपटी तारा को फेंकने के अंदाज से गाड़ी में पटका, और इससे पहले कि एहसन उस तक पहुंचता वो तेजी से गाड़ी में बैठा। साथ बैठे आदमी ने जन से गाड़ी भगाई। जब तक एहसन गाड़ी तक पहुंचा, गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी, मगर एहसन ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो तेजी से अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा। सेकंडों में अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। वो बस फ्रीजर से क्रीम निकालने के लिए मुड़ी थी। पूरी तरह 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। उसे चूल्हे पर पड़े दूध से मुंह मोड़े, मगर इतनी सी देर में ही दूध उबलकर चूल्हे की जालियों और शेल्फ पर बह गया। क्या हो गया चंबेली? दूध कैसे बह गया इतना? किचन में दाखिल होते ही किरत ने हैरान परेशान खड़ी चंबेली और बिखरे दूध को देखा। आओ बाहर आओ तुम, मैं मासी से बोलकर ये सब साफ करवाती हूँ। दूध का गिरना अच्छा नहीं होता किरत। मैं पूरे ध्यान से काम कर रही थी, मगर अचानक पता नहीं कैसे दूध को इतनी जोरदार उबाली आई, हालांकि आंच भी धीमी थी। वो अब भी सूरत हाल की वजह से परेशान हाल सी खड़ी थी। अरे चंबेली, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है।
दिल में कोई वहम को जगह मत दो। जहां तक दूध के उबाल की बात है तो ये सभी जानते हैं, बाज औकात अगर दूध पर टिकटिकी बांध के घंटा भी खड़े रहो वो नहीं उबलता, और फिर उसी दूध से 10 सेकंड भी नजर हटा लो वो ऐसा उबलता है कि पतीली से बाहर। किर्रत ने हंस कर उसकी परेशानी कम करने की कोशिश की। नहीं किर्रत, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है और अब तो दूध भी उबल कर नीचे बह गया है। अरे, इससे पहले कि किर्रत उसे कुछ बोलती, एक 10 साला बच्ची भागते भागते उनके करीब आई। आंटी, आंटी, ये आपके लिए। एक पर्ची उसने चंबेली के हाथ में थमाई, जिसे हैरान होकर उसने थाम भी लिया था। 1 मिनट रुको। जैसे ही उस लड़की ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, किर्रत ने फौरी तौर पर उसे रोका। बेटा, ये कागज तुम्हें किसने दिया है? आंटी, हम सब खेल रहे थे तो एक अंकल हमारे पास आए और मुझे ये कागज देकर बोले कि इसको मैं चंबेली आंटी को दे आऊं, और चंबेली आंटी के सिवा ये कागज मैं किसी को भी ना दूं। उस छोटी सी बच्ची की बातें चंबेली के साथ साथ किर्रत को भी परेशान कर गईं। बात तफ्तीश के लायक थी। आखिर किसने ये पर्ची दी थी और क्या था इसमें? चंबेली, तुम देखो इसमें क्या है। मैं जरा देखकर आती हूँ ये किसकी बात कर रही है। बेटा, आप मुझे दिखा सकते हो वो आदमी कहाँ है? किर्रत एक बार फिर मुस्कुराकर उस बच्ची की तरफ मतवज्जा हुई। हाँ आंटी, वो वहीं है बाहर। उस बच्ची ने छोटे से हाथ का इशारा मलक हाउस के खारजी हिस्से की तरफ किया। चलो दिखाओ। किर्रत आगे बढ़ी तो चंबेली ने भी इस कागज को खोल कर देखा, मगर जिसने कभी स्कूल का मुंह तक ना देखा हो उसके पल्ले भला क्या पड़ेगा। बेबसी से उसने चारों इतराफ में नजरें घुमाई। एक 13-14 साला बच्चे पर नजर पड़ते ही उसने बुलंद आवाज में उसे अपने पास बुलाया। बेटा, ये पढ़कर बताना क्या लिखा है इसमें। चंबेली ने प्यार से इस बच्चे को चिमकारा। क्या आंटी, इतनी बड़ी होकर आपको पढ़ना नहीं आता? मुंह पर हाथ रखकर वो बच्चा चंबेली के अनपढ़ होने पर हंसा। हाँ हाँ बेटा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मगर तुम मुझे ये पढ़कर बता दो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिलाऊंगी। बेचैनी हद से सवा हो गई थी। आखिर ऐसा भी क्या लिखा था इस कागज में जो किसी ने खास उसके लिए ये भेजा था, जबकि इसका तो उस भरी दुनिया में अपने शौहर और बच्चों के सिवा कोई अपना और जानने वाला ना था। लाएं दें, मैं पढ़कर बताता हूँ। उस छटांग भर के बच्चे का अंदाज एहसान करने वाला था। तो सुने आंटी, इसमें लिखा है। इस बच्चे ने बोलना शुरू किया और चंबेली का रोम रोम कान बन गया। सबसे पहले इस शबनम बानो का सलाम कबूल करो, मेरी प्यारी चंबेली। शबनम बानो। लबों ने एक बार फिर ये नाम दोहराया। लफ्ज थे या पिघलता सीसा जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया हो। अंधेरे की अथाह गहराइयों में डूबता दिलो दिमाग उसे आज से कई साल पीछे इन बदनाम गलियों में ले गया। उम्मीद है तुम्हें मैं और ये गलियां याद होंगी। बड़ा अफसोस हुआ था उस दिन जब वो आदमी तुम्हें उन गलियों से निकालकर अपने घर की इज्जत बनाने के लिए ले गया था। तुम्हारी महक से इस कोठे को महकाने का अरमान मेरे दिल में ही रह गया था। मगर वो डायलॉग सुना है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे अरमानों के साथ भी हुआ। तुम्हारे जरिए तो मैं अपने अरमान पूरे न कर सकी, मगर मेरे हाथ तुम्हारी कोमल सी फूल सी बच्ची लग गई है। अब जैसे ही वो यहाँ आएगी उसके साथ क्या होगा ये मुझे कम से कम तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। बदल दिए मैंने वो तौर तरीके इस कोठे के जो लड़की के बालिग होने पर ही उसे महफिल और बिस्तर की जीनत बनाया जाता था। जाओ जाकर फोड़ लो जहां सर फोड़ना है, मगर जब तक तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम लोग यहाँ आओगे वो कोमल सी बच्ची फिर बच्ची नहीं रहेगी। व्हाट रबिश आंटी, ये सब क्या लिखा है इसमें? उस 13 साला लड़के को भी ये अल्फाज नागवार गुजरे। तभी वो उसने कागज के टुकड़े को मरोड़ कर दोबारा उसके हाथों में थमाया और वहां से भाग गया। मगर चंबेली के दिल पर कयामत टूट पड़ी थी। पूरा वजूद थरथराने लगा। चंबेली, वो मेहमानों के लिए चाय, कांपते होंठ और थरथराता वजूद। उसकी गैर होती हालत पर सलीम हैरानगी से उसकी तरफ बढ़ा। चंबेली। जैसे ही सलीम ने उसके कंधों पर हाथ रखा वो चीख कर दूर हटी, मगर जैसे ही नजर सलीम पर पड़ी आंसू तवातर से बहने लगे। सलीम, हमारी बच्ची बचा ले खुदा के लिए उसे। टांगों ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया तो वो किसी हारे जवाहरी की तरह जमीन पर ढह गई। क्या बोल रही हो चंबेली? वो हैरान हुआ। तारा को बचा ले, इसमें जो लिखा है वो सच नहीं होना चाहिए। मैं जीते जी मर जाऊंगी।
रोते रोते उसने हाथ में पकड़ा कागज सलीम को पकड़ाया। चंबेली तुम उठो यहाँ से। कागज को अपने हाथ में लेकर सलीम ने उसे उठा के सोफे पर बिठाया और खुद इस कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसका हाल भी चंबेली से कुछ अलग न था। उनकी नाक के नीचे से कोई उनकी बेटी ले गया था और साथ ही उनकी बेटी के बारे में खुलेआम इतनी बड़ी धमकी दे गया था। बेटी की इज्जत खतरे में सोच कर ही मर्द होने के बावजूद उनका अंदर तक कांप गया। लरजते वजूद के साथ वो खुद भी चंबेली के बराबर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ गया। चांद, कुछ सोच के उन्होंने धाड़ती आवाज में चांद को आवाज लगाई। धाड़ इतनी जोरदार जरूर थी कि पूरे घर के अफराद कुछ देर में एक साथ जमा हो गए। क्या हुआ सलीम? असवद को परेशानी ने आन घेरा क्योंकि चंबेली और सलीम की हालत तफ्तीशनाक थी। ये लो, लड़खड़ाते कदमों से वो अपने बेटे की तरफ बढ़े और उसके हाथ में वो कागज थमा दिया। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, मेरी बेटी तुम्हारी बहन जैसी गई है वैसी वापस आ जानी चाहिए। जब्त से सुर्ख होती आंखों के साथ उन्होंने बमुश्किल चांद के सामने ढके छुपे लफ्जों में सारी सिचुएशन रख दी। एक पल हैरत से उसने अपने बाप की तरफ देखा, फिर उसी हैरत के जेरे असर वो कागज खोलकर अपनी आंखों के सामने किया। जैसे जैसे उसमें अल्फाज लिखे वो पढ़ रहा था, उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। चांद के इतने खतरनाक तासरात देखकर अरसल ने उसके हाथ से वो कागज का टुकड़ा अपने हाथों में लिया, मगर जैसे ही उसमें लिखी तहरीर मुकम्मल पढ़ी, उसके तासरात भी चांद के तासरात से कुछ अलग न थे। कागज में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ते ही सबके तासरात इस कदर तन गए हैं? रूप और असवद को भी तफ्तीश लाहक हुई। किरत के लिए ये सारी सिचुएशन हैरान कुन और ना समझ आने वाली थी। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, मगर ये 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया था जो माहौल इस कदर सनसनीखेज हो गया था। खैर, जो भी हुआ था, मगर इस वक्त चंबेली की हालत खराब हो रही थी। पहले इसको संभालना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो पहली फुर्सत में उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही असवद ने उस कागज को अपने हाथों में लिया, रूप ने भी झुककर असवद के साथ ही उसे पढ़ना शुरू किया। चांद ने सोफे पर बैठकर अश्क बहाती अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाए और खुद घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया। माँ, बस एक बार उस उन गलियों का रास्ता समझा दें, फिर अपनी तारा को इन बेगारत लोगों के चुंगल से किस तरह सही सलामत वापस लाना है, ये आप मुझ पर छोड़ दें। आपका बेटा आपसे वादा करता है हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। अगर खुदा न चाहे तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं जो कोई हमारी तारा को मैली निगाह से भी देख ले। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखकर वो अपनी माँ से सरापा सवाल था। मैं बताता हूँ चांद। सलीम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका चांद अकेला नहीं जाएगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अरसल पहली फुर्सत में आगे बढ़ा और उसके पीछे रूप भी। यस अंकल आंटी, आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं और साथ जाएंगे। डैड हमेशा बोलते थे जो लड़ाई मैंने सीखी है इसका इस्तेमाल मैं सही जगह पर करूं, और इससे ज्यादा सही जगह कोई हो ही नहीं सकती। इस शबनम बानो की चीखें तो मैं निकलवाऊंगी। औरत होकर किस तरह के काम कर रही है। रूप का भी दिमाग घूम गया था। कुछ दूर खड़ी मिशी सूरत हाल को न समझी से देख रही थी। कौन सी गलियों की बात हो रही थी? कहाँ गई थी तारा? कौन लोग और क्यों ले गए थे इसे? चंबेली का इन सब से क्या ताल्लुक? एक साथ कई सवाल उसके दिमाग में उभरे, मगर उनमें से एक का जवाब भी उसके पास नहीं था, और पूरे घर में से कोई भी इस हाल में नहीं था कि उसके सवालों का जवाब दे सके। मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि उसका ससुराल और ये घर तकलीफ में था, और इस तकलीफ दे लम्हात में उसे इन सब का साथ देना था।